नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोरपर मर्म। ओके, अब कोरपर मर्म ये कहाँ का मर्म है? तो आपका आंसर होना चाहिए हमारे हाथों का मर्म है। हमारे हाथों मतलब ऊर्ध्व शाखा। अब ये कोरपर मर्म अगर ऊर्ध्व शाखागत मर्म है तो इसकी जगह पर हमारे पैरों में या कहना चाहिए अधोशाखागत कौन सा मर्म होगा? तो कोरपर की जगह वहाँ माना गया है जानु मर्म। जानु मतलब आपका कौन सा ज्वाइंट? नी ज्वाइंट। और कोरपर मर्म मीन्स एल्बो ज्वाइंट। क्लियर बेटा? ओके, अब आते हैं अपन इसके श्लोक पर। श्लोक क्या कहता है, ध्यान देना यहाँ पर। प्रकोष्ठ गंडयो संधाने। प्रकोष्ठ और गंड मीन्स प्रकोष्ठ अस्थियाँ और प्रगंड अस्थि, इन दोनों के मतलब प्रकोष्ठ और प्रगंड, इन दोनों के संधान को ही क्या बोला गया है? कोरपर मर्म की सिचुएशन। ठीक है ना? इन संधान मीन्स संधि मीन्स ज्वाइंट। ठीक है, और इसमें आघात लगने से क्या होगा? तत्र कुणी, मतलब क्या आएगा? विकलता आएगी, बाहु मध्य संकोच हो सकता है। ठीक है ना? ध्यान रखना बेटा, है ना? हाथ काम नहीं करता है, ऐसे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी प्रगंडास्थि और कौन सी प्रकोष्ठास्थि है। तो ये देखो बेटा, एक बहिर प्रकोष्ठास्थि, अंतः प्रकोष्ठास्थि मीन्स प्रकोष्ठ, है ना, हमारा फोर आर्म। दूसरा हमारा आर्म मीन्स ब्रेकियल पार्ट, ब्रेकियम पार्ट। प्रगंडास्थि यहाँ पर होगी ह्यूमरस। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीन बोन जिस जगह पर मिल रही हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं? कोरपर संधि। ठीक, और कोरपर संधि में ही कौन सा मर्म उपस्थित होता है बेटा? कोरपर मर्म। क्लियर? तो ये जो संधि या कहना चाहिए ज्वाइंट दिख रहा है, यही है हमारे कोरपर मर्म की सिचुएशन। तो ये हो गई हमारे कोरपर मर्म की सिचुएशन। अब देख लेते हैं अपन इसकी संख्या, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार ये कैसा मर्म है, और इसका परिमाण कितना होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी संख्या। अब ये कहाँ का मर्म है? हमने अभी क्या डिस्कस किया? ऊर्ध्व शाखागत, मतलब हमारे दोनों हाथों में उपस्थित होगा, मतलब इसकी संख्या 2। रचना के अनुसार ये कौन सा पार्ट है? ज्वाइंट है। ठीक है, तो रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है? संधि मर्म, संधि मर्म। ठीक है, अब इसमें अगर आघात लगता है, इस मर्म में, कोरपर मर्म में आघात लगता है तो क्या हो जाता है? मनुष्य लूला हो जाता है या हाथ काम नहीं करता है, मतलब विकलता आ जाती है। तो ये कैसा मर्म हो गया? वैकल्यकर मर्म हो गया। क्लियर? तो ये वैकल्यकर हो गया। अब इसका परिमाण कितना है? कितने परिमाण का होगा? यहाँ पर इसका कितना परिमाण होगा कोरपर मर्म का? 3 अंगुली परिमाण, 3 अंगुली परिमाण का। ठीक है, और उस 3 अंगुली में जितने स्ट्रक्चर आएंगे सब कोरपर मर्म के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट, कोरपर मर्म की जगह पर अधोशाखागत कौन सा मर्म माना गया है? ठीक है ना? ओके, चलिए मॉडर्न के अनुसार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे। मॉडर्न के अनुसार जब देखते हैं तो हमें सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है? कौन सा ज्वाइंट बेटा? ये कौन सा ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट। यही मेन स्ट्रक्चर है जो किसकी सिचुएशन है? हमारे कोरपर मर्म की। अब यहाँ पर जितने ये लिगामेंट, कैप्सूल हैं, ये इसी ज्वाइंट को, है ना, स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, स्टेबल करने के लिए होते हैं। जैसे कि आर्टिकुलर कैप्सूल, रेडियल कोलैटरल, अल्नर कोलैटरल और एनुलर लिगामेंट। तो ये तो सहायक स्ट्रक्चर हुए। मेन स्ट्रक्चर आपका कौन सा है? एल्बो ज्वाइंट। ठीक, तो कोरपर मर्म के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना है। और आप चाहें तो सिर्फ ये लाइनिंग डायग्राम दिखा सकते हो। आप चाहो तो फोरआर्म विद फोरआर्म के साथ में अपर पार्ट, ये ब्रेकियम वाला पार्ट, ब्रेकियम, फोरआर्म, इतना कट करके दिखा सकते हो। चाहो तो ये डायग्राम भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। तो इसमें अप्लाइड एस्पेक्ट क्या बताया गया है? तत्र कुणी, मतलब कोरपर मर्म में अगर आघात हुआ, अगर कोरपर मर्म में आघात हुआ तो क्या होगा? मनुष्य लूला हो जाता है।
मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ, क्या हो जाता है मनुष्य? लूलापन आ जाता है। ठीक है, वैकल्यकर है ना, इसलिए लूलापन हो जाएगा। या और भी क्या कह सकते हो आप, हाथ काम करना बंद कर देता है, तो हाथ काम नहीं करता, नहीं करना, ये भी शामिल किया गया है। ठीक, तो ये दो आपको अप्लाइड एस्पेक्ट बता देना है किसके? कोरपर मर्म की। तो ये हमारा कोरपर मर्म क्या हुआ? कंप्लीट होता है। ओके ओके, थैंक यू।